बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बहावल नगर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप सियासतदान हैं, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तालिब हुसैन चट, मैकन एडवोकेट हाई कोर्ट, आप उम्मीदवार MNA बहावल नगर NA 161 हैं। आज हम हकूक़ के हवाले से बात करेंगे, बहावल नगर की सियासत के हवाले से बात करेंगे। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, MNA बनकर आप बहावल नगर के लोगों के क्या मसले हल करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बहुत शुक्रिया हम साहब। बेसिक मेरी एक गांव की तालीम है, गवर्नमेंट से भी मैं पढ़ा हूँ सारा, और FA के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। सिटी है प्राइमरी स्कूल में अपने गांव का है, और उसके बाद फिर मैंने सिटी हाई स्कूल बहावल नगर में मैट्रिक की, डिग्री कॉलेज बहावल नगर से FA की। उसके बाद मैं आर्मी में चला गया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने वो प्राइवेट किया है, मास्टर इस्लामी जामशुरू यूनिवर्सिटी से, और BA इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया। ठीक। आर्मी में रहे? आर्मी में। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ फिर? वकील बनने का शौक़ इसलिए पैदा हुआ कि मैं देखना चाहता था कि कानून में इंसान की क्या प्रोटेक्शन है, क्या वैल्यू है। क्योंकि कानून ही ऐसा एक हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया है जिसमें हर इंसान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उसके हकूक़ का। तो इस जोश जज्बे से मैं आया, क्योंकि पब्लिक में जो चीज़ें आ रही हैं वो शॉर्टकट है और माफिया है, और उनके अगेंस्ट मैंने ये सोचा और पढ़ा, और फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। ठीक। जनाब, आप आने वाले दौर में MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, आपका क्या मंशूर है? इंशाल्लाह मैं जब बहावल नगर में 1986 में जब कदम रखा गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल बहावल नगर में, उस वक्त से लेकर आज तक जब मैं ये चलता फिरता हूँ अपने शहर बहावल नगर में जी, वही कंडीशन है। और मुझे बहुत दुख होता है सरकार का, लोगों के हकूक़ का। इनके दिन ब दिन दुकानें वगैरह शॉप्स वगैरह खोल रही है, लेकिन लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, माफिया ने कंट्रोल किया हुआ है। उसके अगेंस्ट कि एक आम आदमी आए और उसको पता हो कि गरीब के क्या हकूक़ हैं और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, इस बेस पे मैं आया हूँ, और इंशाल्लाह एक अवामी नुमाइंदगी करूँगा जिसको बज़रिया कानून। ठीक। बहावल नगर के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो, किनको हल होना चाहिए? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सेहत नहीं है। सेहत होगी तो बाकी काम होंगे। सेहत के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि मनफी में जा रहा है जी। मैं खुद जब से रिटायर हुआ हूँ, वैसे आर्मी पर्सन हूँ, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ पे एक ड्रिप लगाने वाले को ड्रिप नहीं लगाना आती, इंजेक्शन लगाने वाले को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, जिससे बजाय आदमी का ठीक होने का वो उल्टा उसका किसी का बाजू डैमेज हो रहा है, किसी का वो कूलर डैमेज हो रहा है। हाँ। क्या है कि वो उनको इंजेक्शन लगाने नहीं आते, मेडिसिन नहीं मिलती। इन सब को इनके के लिए कानून साजी करना। ठीक। आप किस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे? अहमद साहब थैंक यू। मैं किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा इंडिपेंडेंट। उसमें ये है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मज़दूर की है जो जितने मसाले उनको जानता हूँ, और उसके ख़िलाफ़ जब मैं लड़ूंगा तो मुझे किसी के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। जब पार्टी को मैं अटेंड करता हूँ तो वो मुझे सिर्फ पूरा फोकस पार्टी को प्रोटेक्शन के लिए करेंगे, वो उस चीज़ में नहीं करना चाहता कि मैं किसी को डिफेंड, मैं अपने आप को डिफेंड करूँगा और अपनी आवाम को डिफेंड करूँ। बिल्कुल। मौजूदा दौर में आम आदमी के क्या मसाइल हैं? मौजूदा दौर में आम आदमी के सबसे ये बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी का मकसद ये है कि जो हम नुमाइंदे सेलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने जनरेशन बढ़ रही है, उसके मुताबिक हम उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बढ़ाएं, और उसके लिए सेहत है, एजुकेशन है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन मेहनत करने के बाद लौट जाते हैं, और उसके बाद वो जब उनका यानी कि दो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, हेल्थ सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट है जी, और उसके बाद जब आदमी रिकवर होकर मेहनत मजदूरी के लिए जाता है, जब मेहनत मजदूरी करके वापस आता है, उसको रास्ते में जब कोई लूट लेता है, उसकी रिकवरी के लिए जुडिशल सिस्टम बनाया हुआ है।
जो कि मैं कहता हूँ कि 99% वो डैमेज हो चुका है। उसके लिए कानून साजी करेंगे उसको, बल्कि मेरे वो पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि मुल्क को बचाना है, अदलिया में तरमीम लाना है, तो उसके लिए कानून साजी करूँगा। हर आदमी को बराबर के हकूक़ मिलेंगे और ये लूट मोर का सिस्टम नहीं चलेगा। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका क्या तबसरा है? मेरा इसमें बड़ा अफसोसनाक तबसरा है कि देखिए, जब एक आदमी को उसका MSc PhD करके वो मजदूरी कर रहा है और एक जब रिटायरमेंट आदमी है उसको एक हाई पोस्ट के ऊपर बिठा दिया जाता है तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता बल्कि वो पीछे जाता है। उसी एग्जांपल मैं छोटी सी देता हूँ। जस्ट मैंने एक इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पटिशन दायर की हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। अच्छा। सिंगल जज ने उसको खारिज कर दिया। दोबारा मैं ICA में चला गया, उन्होंने भी वो खारिज कर दिया। क्या है कि एक रिटायर एक सेक्रेटरी को इतनी पावर दे दी गई है कि वो मुल्क के में इंतखाब करवाने में उसका बहुत बड़ा किरदार है, और एक अगर वो इंतखाब करवा देता तो ये इतने मसाइल ना होते। ठीक है, जब माशरे में तालीम की कदर नहीं होगी, इंसानियत की कदर नहीं होगी, उस वक्त तक वो माशरा जो है ना वो तरक्की नहीं करता। ये मुल्क की तरक्की ना होने की या इस तरह डैमेज होने की या वो डिफाल्टर होने की सबसे बड़ी वजह अदलिया है। अदलिया मुल्क में जितना कोई आदमी लूट मार कर रहता है उसकी रिकवरी के बारे में उनके पास कोई जो है ना वो सिस्टम नहीं है कि वो रिकवर कर। सही, ठीक हो गया। जनाब, बुज़ुर्ग लोगों के लिए हुकूमत को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, आपकी क्या तजवीज़ है? माशाल्लाह, बुज़ुर्ग लोगों के लिए 60 साल 55 साल 60 साल के लिए मर्द के लिए और फीमेल के लिए है 55 साल। एक मर्द एक औरत एक मुल्क को 55 साल 60 साल देता है, उसके बाद उनका हक है कि उनको घर में बैठे गवर्नमेंट की तरफ से वो गिफ्ट मिलता है। EOBIS को कहते हैं, ओल्ड बेनिफिट, वो जो मिलता है उसमें माफिया पड़ी हुई है और ये जितना भी पैसा जा रहा है वो अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं, लोगों को पूछ नहीं रहे। और आजकल ये इतना गरीब लोग इस चीज़ से तंग आ चुके हैं कि उनके क्या नाम है इसको, घरेलू हालात यानी कि वो सिस्टम नहीं ठीक है। इसमें EOB के मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो काम करना है वो मैंने EOB करना है कि 55 साल पे औरत और 60 साल के मर्द, उसको हर सूरत में पाकिस्तान के एज ए शहरी होने की हैसियत से उसको गिफ्ट मिलेगा। वो मेरे ख्याल में 10,000 है 12,000 है। ठीक है जनाब, औरतों के हकूक़ के हवाले से आप बताएं और ख़ास तौर पर मज़दूर के हकूक़ के हवाले से बताएं। हाँ, औरतों के हकूक़ के बारे में यही है कि वो एक हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। हम लोग उस चीज़ को गहराई में नहीं जाते हैं। उसी एक माँ ने एक इतना बड़ा अजीम इंसान बनाना होता है और वो बनता है, और एक पैदाइश के बाद चंद माह के बाद हम लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बैठा हूँ तो मैं अहमद साहब की तरफ जो है ना इनको डैमेज करने के चक्कर में वो नफ्सिया, हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ तो मेरी नस्ल का भी 20 से 30 साल के बाद आए वो इस मुल्क को संभाले। ये नफ्सियात ख़त्म होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो औरतों के लिए मैं सोर्स ऑफ इनकम शार्ट जो है ना वो बिज़नेस पॉइंट बनाऊंगा और उसमें उनको हर किस्म के घर बैठे उनको ये रोज़गार मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक। बहावल नगर के सियासतदान बहावल नगर की डेवलपमेंट के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल में तो यही है कि वो हमारे जो MPA हैं वो 15 साल से आ रहे हैं। शर्मिंदगी होती है, वो ख़ुद बाज़ारों में जाते ही नहीं है क्योंकि लोग वो बातें करते हैं। और जो MNA साहब है वो 10 साल से हैं। अच्छा। वो भी नहीं जाते हैं। वो डेवलपमेंट का सिस्टम ये है कि हर जगह के खड्डा, हर जगह के ऊपर वो जो है ना वो बड़े बड़े गटर बांधो। हमारे MPA राना रऊफ साहब 15 साल से, उनके घर के सामने 10 मिनट की बारिश हो जाए इतना बड़ा हो जाता है और हर दूसरे तीसरे दिन उनके वो गटर वो ऊपर चढ़े होते हैं। ये है उनके मैनेजमेंट सबसे पहले। और दूसरे नंबर पे यहाँ के सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है। बहावल नगर में ना सीवरेज का है और ना पानी का है। लोग गंदा पानी पी रहे हैं। लोग सीवरेज और ये अपना जो सड़कों का निज़ाम है, जो इनको जो गलत किसी ने फहमी बनाई बताई है, वो जो दरमियान में इन्होंने सीवरेज लगाई है रोड के, वो आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। वो रिपोर्ट में निकाल कर देख ले, उसमें बजाय लोगों को रास्ते साफ़ करने के लिए उल्टा लोगों के लिए वो मौत का वो सबब बन रहे हैं।
तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं पराठी बेस पे मनसूबा बनाकर वो पराठी काम करूँ। ठीक है, एज अ कानूनदान, एज अ सियासतदान, सूबा बहावलपुर या मुल्तान, क्या राय है आपकी? सूबा बहावलपुर, सूबा बहावलपुर इसलिए कि जहाँ पे सेंट्रल बनता हो वहाँ पे जाना चाहिए। अभी इधर से हम वो मुल्तान अपनी जगह के ऊपर ठीक है, लेकिन इधर वाले लोग फोटाबाद, सरूनाबाद, मिंचनाबाद, ये जो सेंट्रल एरिया बनता है वो उसके लिए सूबा बेहतरीन है और उसमें तमाम सहूलियात ऑलरेडी पहले भी मौजूद हैं और उसमें ज़्यादा वो तगदो या वो स्ट्रगल करने की कोशिश वो नहीं हमें मज़ामत होगी। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बहावल नगर की आवाम को आपका क्या पैगाम है? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि आपका एक अवामी नुमाइंदा हूँ, वर्कर हूँ, आम हालात में फिरता हूँ और तमाम गरीब लोगों के मसाइल जानता हूँ और इंशाल्लाह और उनको हल करना भी जानता हूँ और उसके बारे में आप मेहरबानी करें और एक दफ़ा आजमा कर देख लें। इंशाल्लाह बहावल नगर की जो है ना वो तकदीर बदल जाएगी और ये एक हालात बदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।